नमस्ते मित्रों, आज आपको मैं बताता हूं कि पाटीदार अनामत आंदोलन का क्या हश्र हुआ और इस आंदोलन के द्वारा जो जो व्यक्ति थे वह कहां से कहां पहुंचे, कौन इसमें बर्बाद हुआ, किसने खोया और किसने पाया। इस आंदोलन में अगर किसी ने खोया है तो वह 18 निर्दोष पाटीदार युवकों के परिवार वालों ने अपने घर के चिराग को खोया है, जिन्हें वहां पर बड़ी बड़ी बातें करके बरगला कर लाया गया था और फिर जानबूझकर हिंसा भड़काई गई, पुलिस पर हमले किए गए ताकि पुलिस गोली चलाए, निर्दोष पाटीदार मारे जाएं, लाशें गिरे और फिर उन लाशों पर राजनीति हो। इस आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा हार्दिक पटेल था। और आपको एक और मैं आश्चर्य की बात बताऊं, इस आंदोलन के जन्मदाता लालजी भाई पटेल थे। हार्दिक पटेल ने उनसे यह पूरा आंदोलन हाईजैक कर लिया। लालजी भाई पटेल ने पाटीदार अनामत समिति का गठन किया था और हार्दिक पटेल को बीरमगाम का कन्वीनर बनाया था। बीरमगाम अहमदाबाद के पास में ही है। हार्दिक पटेल के पिताजी सबमर्सिबल पंप का रिपेयर करते थे। हार्दिक पटेल 12वीं में 43% मार्क्स के साथ जबरदस्ती पास हुआ, ग्रेजुएशन पढ़ा ही नहीं। पढ़ने में बिल्कुल भी, ये लोग बोलते हैं ना कि भाई मोदी की डिग्री क्या है, उनकी डिग्री क्या है, लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि भाई हार्दिक पटेल की क्या डिग्री है, हार्दिक पटेल ने क्या पढ़ाई किया है। खैर, मैं फिर से कहता हूँ कि राजनीति पढ़ाई के दम पर नहीं चलती। राजनीति में बहुत से ऐसे लोग भी सफल हुए हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं। लालजी भाई पटेल ने हार्दिक पटेल को एक छोटे से एरिया का कन्वीनर बनाया था, लेकिन हार्दिक पटेल बेहद चालाक और शातिर व्यक्ति था। उसने मीडिया में अपना नाम काफ़ी चमका लिया क्योंकि वो अहमदाबाद के करीब रहता था। फिर वो अहमदाबाद में एक जगह शिफ्ट हो गया। लालजी भाई पटेल महसाना के पास एक जगह विसनगर, वहाँ रहते थे। वह बार बार मीडिया को कवर करने अहमदाबाद नहीं आ पाते थे, तो मीडिया कवर करने का काम उन्होंने हार्दिक को दे दिया था। लालजी भाई पटेल ये भूल गए कि वर्तमान राजनीति में वही सिकंदर है जो मीडिया में चमकता है। अब पूरी मीडिया ने हार्दिक पटेल को ऊपर चढ़ा दिया और लालजी पटेल कौन है शायद गुजरात के अलावा गुजरात के बाहर किसी को नहीं पता, लेकिन हार्दिक पटेल को सब जानते हैं। उसके बाद हार्दिक पटेल ने यहाँ अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में एक सभा रखी। सभा में लोगों को जातिगत नाम पर भड़का कर बुलाया गया। मतलब लोगों को ऐसा बताया गया कि बीजेपी पटेल समुदाय के साथ अन्याय कर रही है, जबकि उस वक्त खुद पटेल समुदाय की ही आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री थी। लेकिन हम भारतीयों में एक सबसे बड़ी कमी ये है कि हम हिंदुत्व के नाम पर इकट्ठे नहीं होते। अगर हम ये कहें कि जीएमडीसी ग्राउंड में कल हिंदुओं की सभा है तो शायद 10 हिंदू जाएंगे, लेकिन अगर हम ये कहें कि जीएमडीसी ग्राउंड में कल फलाना जाति की सभा है तो उस जाति का सभी व्यक्ति जाएगा। क्योंकि भारत में जातिगत श्रेष्ठता, जिस पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी काफ़ी लिखा है, डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर ने भी लिखा है, ये बेहद कुरीति के रूप में व्यक्त है। हम अपने हिंदुत्व पर गर्व नहीं करते, बल्कि हम अपनी जाति पर गर्व करते हैं। और जीएमडीसी ग्राउंड में हार्दिक पटेल ने जो भाषण दिया वह बेहद बचकाना भाषण था। वो बोले कि हमें एक सरकार को मेमोरेंडम देना है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम देने नहीं जाऊंगा। मुख्यमंत्री यहीं मंच पर आए, मेरे पास आए, मैं दूंगा। आज तक कभी भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ और न कभी होगा। लेकिन वही है कि सभा में ताली बजवाना अलग चीज़ होती है। फिर उसके बाद लोगों को भड़काया गया कि पब्लिक हिंसा करे, और आम पब्लिक ये नहीं सोचती कि पुलिस की गोली से कभी कोई नेता नहीं मरता। मरते हैं तो साधारण मामूली व्यक्ति मरते हैं, जिनके कंधे के ऊपर उनका पूरा परिवार टिका होता है। और बेहद हिंसा भड़की, बीआरटीएस स्टैंड जला दिए गए, तमाम दुकानें जला दी गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, कारें जला दी गई। मतलब 2 दिनों तक अहमदाबाद जला। फिर दंगे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी और निर्दोष बेचारे युवक मारे गए। अब देखिए कि इस चेहरे पर
इस आंदोलन में क्या, अब आपको एक और मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि जब हार्दिक पटेल पाटीदार अनामत आंदोलन चला रहे थे तब अल्पेश भाई ठाकुर इस आंदोलन के अगेंस्ट आ गए। टीवी चैनल पर दोनों खूब झगड़ते थे। अल्पेश भाई ठाकुर का ये कहना था कि पटेल कम्युनिटी पहले से समृद्ध है, उनके पास जमीनें हैं, खेत है, बिजनेस है, पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी में है, तो अगर इनको पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाता है तो पिछड़ों का हक खत्म होगा। वह दोनों खूब आपस में लड़ाई करते थे, लेकिन अंदर से दोनों मिले हुए थे और ये चीज साधारण पटेल समझ नहीं पाए, जो पटेल युवक जिनको भड़काया गया। अंततः दोनों ने एक साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली और दोनों, खैर हार्दिक पटेल विधायक नहीं बन सके, लालजी क्या नाम है, अल्पेश भाई ठाकुर कांग्रेस से विधायक बन गए। फिर उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा थीं जो कांग्रेस में पूरी नहीं हो पाई। फिर कांग्रेस छोड़े बीजेपी में आए और बीजेपी में हार गए। अभी वो कहाँ हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि वो पिछले कई महीने से बीजेपी कार्यालय कमलम में भी नहीं आते। इस आंदोलन के एक दूसरे चेहरे हार्दिक पटेल इस वक्त कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, जो कभी बेहद मुफलिसी में जीते थे, जिनके पिताजी सबमर्सिबल रिपेयर करते थे। मैं इसे अच्छी चीज़ मानता हूँ, हर आदमी को अपना मेहनत करना चाहिए। आज हजारों करोड़ के मालिक हैं, शानदार फार्म हाउस है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। राहुल गांधी जब आए थे और उस वक्त राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ के प्रभारी थे, तब 4 सूटकेस के साथ गहलोत जी और राहुल गांधी जी आए थे और हार्दिक पटेल सूटकेस लेकर बाहर सीसीटीवी में कैद हुए। अब उन सूटकेस में क्या था भगवान जाने। कपड़े और किताबें तो होंगी नहीं, आप लोगों को भी पता है, इशारों में समझ जाइए कि उन सूटकेस में क्या होगा। उसके बाद फिर हार्दिक पटेल की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी, वो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझने लगे, घमंड आ गया, पत्रकारों के साथ बदतमीजी। इसी वक्त उनका सीडी कांड भी हुआ और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि सीडी में मैं ही हूँ। ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो नहीं स्वीकार करते तो फोरेंसिक जांच में वो पता चल ही जाता। धीरे धीरे उनका राजनीतिक वजूद एकदम खत्म हो गया। आज वह कांग्रेस में भी हाथ पांव मार रहे हैं कि मेरा क्या, उनका कोई जो पुराने जोगी हैं और नए, इनके बीच में सामंजस्य नहीं है। लेकिन हार्दिक पटेल के पास प्लस पॉइंट ये है कि ये डायरेक्ट सोनिया, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी को फ़ोन कर देते हैं। कांग्रेस के पुराने नेता का फ़ोन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं उठाते, तो इनका आपस में ये क्लेश चल रहा है। इसके दूसरे एक चेहरे थे जिनका नाम था गोपाल इटालिया, वह आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस आंदोलन के एक और नेता थे अल्पेश कथीरिया, वह भी अभी आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इस आंदोलन के एक चेहरे थे रेशमा पटेल, वो बीजेपी में थी, अभी एनसीपी में आ गई। इस आंदोलन के एक और चेहरे थे दिनेश भाई, इनका मैं सरनेम भूल रहा हूँ, वह कांग्रेस में चले गए। यानी कि पाटीदार अनामत समिति में लालजी भाई को छोड़कर सारे के सारे लोग किसी न किसी राजनीतिक पार्टी में वेल सेटल हो गए और सब के सब मलाई खा रहे हैं। और पटेल युवकों को क्या मिला? कुछ भी नहीं। और वैसे भी संविधान के अनुसार किसी भी वर्ग को पिछड़ी जाति में शामिल करने की एक प्रक्रिया होती है और वह प्रक्रिया भारत की संसद के पास है। भारत की संसद ही यह पास करती है कि कौन से समुदाय को पिछड़ी वर्ग में शामिल करना है। उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, उसके लिए एक आयोग बनाया जाता है, आयोग अपनी रिपोर्ट देती है। उस रिपोर्ट के बाद ये ऐसा नहीं है कि आप 20 लोगों की, 1000 लोगों की, 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी करो, दंगे करो और सरकार आपको अनामत दे देगी। ये प्रोसीजर बिल्कुल नहीं है। खैर, अभी भारत सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में प्रस्ताव पास कर दिया है, अब राज्यों को भारत सरकार ने आदेश दे दिया है कि राज्य अपने अनुसार ये निर्णय ले सकते हैं कि कौन सी जाति पिछड़ी वर्ग में होगी और कौन सी जाति नहीं होगी। अब ये राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि वह क्या करते हैं। लेकिन पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की जो हस्र हुआ, ये हस्र देखकर
बहुतों को अफसोस हुआ, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि हो सकता है कि यह एक स्वस्थ आंदोलन होगा। लेकिन आप लोगों ने ओशो की एक किताब है राम दुआरे, वह पढ़िए। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि अगर किसी का गला दबाना है तो उसका सीधे गला मत दबाओ, पहले उसका पैर दबाओ, फिर वह व्यक्ति आराम से पैर पसारेगा, फिर आप धीरे धीरे पैर दबाते दबाते आप उसका गला दबा दो। अगर आप सीधे उसका गला दबा दोगे तो वह व्यक्ति चौंक के उठ जाएगा और आपको मार देगा। और यही काम भारत के नेता करते हैं। पहले अपने जातियों को इकट्ठा करते हैं, या वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की बात करते हैं, आपके सामने लच्छेदार भाषण दिया जाता है, और उसके बाद वह व्यक्ति कब किसी नेता बन जाता है, विधानसभा में पहुंच जाता है, संसद में पहुंच जाता है, और पब्लिक अवाक वहीं की वहीं खड़ी देखती रह जाती है। और यह कमी उन धूर्त व्यक्तियों में नहीं है, वह कमी हमारे अंदर है। हमको इस पर विचार करना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमें सीढ़ी की तरह इस्तेमाल न करे, हमें वह अपना मोहरा न बनाए। जिस दिन हम ये चीज सोचेंगे उस दिन